Hello, friends. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कौन सी बोलिए तो बर्नौलीज थ्योरम के बारे में सुना था, है ना? जिसमें हम लोगों ने लिख लिया था कि इक्वेशन क्या होता है। हमें यहाँ पर अब उसको प्रूव करना था, जिसमें 3 शब्द का महत्व था। बोले थे प्रेशर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन के तरल का दाब, ऊर्जा कितना होता है बोलिए तो, जल्दी बोलिए। ओनली पी, ओनली पी, ओनली पी। एकांक आयतन का तो आयतन से भाग देंगे तो भी कटिए जाएगा। पी इंटू भी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी कहलाता है। एकांक आयतन का तो वॉल्यूम से क्या करेंगे, उसको भाग दे देंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पी। एकांक आयतन का स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी एच। पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, बाय भी करेंगे, एम बाय भी मिलके हो जाएगा रो, हो जाएगा रो जी एच। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो इंटू भी स्क्वायर होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है ना। तो एकांक आयतन के लिए भी से भाग देंगे तो हो जाएगा हाफ रो भी स्क्वायर। वेरी गुड। तब तो आप लोगों को याद है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने याद रखा है। चलिए, बहुत सुंदर बात। हाँ, अब लगता है कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा मजा आ रहा है क्या? क्या कि जो पूछते हैं बोल देते हैं, इसका मतलब कुछ कुछ पढ़ने में है जागृति हुआ है, कि पुराने चीज को याद रखे हैं, बोल देते हैं। राइट? बारे बहादुर, सब लगे रहो मुन्ना भाई। तो उतना बात जब सुन गए थे, जान गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग को बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करना है। इसमें कहता है फॉर एन आइडियल आइडियल फ्लूइड एंड इन streamline flow of fluid, मतलब हुआ तरल के धारा रेखीय प्रवाह में, धारा रेखीय प्रवाह में आइडियल फ्लूइड के लिए प्रेशर एनर्जी कहा था पर यूनिट वॉल्यूम पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू रो इंटू भी स्क्वायर। ये सभी का सम जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही है बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म। इसी बातों को भाषा में लिखना है और इसको इक्वेशन को लिखना है और इक्वेशन को प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो हम लोगों को वो बात याद है ना, प्रेशर एनर्जी कितना होगा? प्रेशर एनर्जी जल्दी बोलिए, कितना बोलिएगा?
प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, जल्दी बोलिए। और ए इंटू एल ही तो तुम्हारा भी हो गया, वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी बराबर ए हो गया नली का किनारा का एरिया, इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल हो गया लंबाई, तो उसमें जो लिक्विड प्रवेश करेगा उसकी लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई तक, कितनी दूरी तक लिक्विड प्रवेश किया नली में। तो एरिया इंटू लेंथ ही क्या होता है, वॉल्यूम। तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो लिखेंगे वही कहलाएगा प्रेशर एनर्जी। प्रेशर के कारण वर्क पूछेंगे तो इतना ही लिखना है, P इंटू V। तो इनको कहेंगे दाब के कारण कार्य, दाब के कारण कार्य यदि पूछा जाएगा तो जितना एनर्जी है उतना ही ना कार्य करेगा। तो कार्य में निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे P इंटू V, राइट। अब इस टर्म का हम लोग उपयोग करने वाले हैं, वर्क डन बाय प्रेशर हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूला को प्रूव करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग, एकदम माइंड कंसंट्रेट है, फुल कंसंट्रेट है ना, थोड़ा थोड़ा एकदम फुल कंसंट्रेट रहिएगा। चलिए आइए हम लोग प्रूव करने की दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो इस बात को मैं अब खत्म कर देता हूं, आपने सुन लिया, इसको हम लोग यूज करेंगे बाद में। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर प्रूफ, सत्यापन, बर्नौलीज थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हम बच्चों को एक नली लेना है, क्या लेना है, एक नली ऐसा लेना है, गौर से देखिएगा। मैं ये मान लेता हूँ, प्यारे बच्चों ध्यान दे रहे हैं सर, यहाँ पर ये एक क्षैतिज तल है, क्या मान लिया मैंने, क्षैतिज तल का कल्पना कर लिया। इसको मैं बोलता हूँ अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, राइट, यस। अब यहाँ पर हम लोग मानेंगे कि मेरे पास एक नली है, ट्यूब है, जो नली इस प्रकार से है, देखिएगा ऊपर का मुंह चौड़ा रखे हैं, नीचे का मुंह थोड़ा पतला रखे हैं, ये नहीं कि गलती हो गया ना जान के मोटा किए हैं। अब ये कल्पना करो आप लोग, यहाँ पर का ऊंचाई को मानोगे क्या इंची, H1 मान लो, क्या मान लो, नली का एक सिरा हॉरिजॉन्टल प्लेन से H1 हाइट पर है, और दूसरा सिरा आपका H2 मान लीजिए, H2 हाइट पर है। यहां से इस नली में तरल पदार्थ का स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, मतलब कोई भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो धारा रेखीय प्रवाह है। हम मान रहे हैं कि इधर से गया, तब टंकी में पानी चढ़ता है कि ना, खाली गिरवे करता है। तो सर यहाँ पर जो द्रव मैंने चुना है, द्रव का डेंसिटी आपको कहेंगे कितना है, रो। जो भी फ्लूइड है FLUID फ्लूइड, फ्लूइड का डेंसिटी क्या माने हम लोग, रो। अब यहां से द्रव प्रवेश कर रहा है V1 वेलोसिटी के साथ, किस वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी के साथ प्रवेश कर रहा है, और यहां से V2 वेलोसिटी के साथ निकल रहा है।
किसे निकल रहा है, v2 वेलोसिटी के साथ यहाँ से निकल रहा है, ऐसा मैंने सोचा। इस किनारे का एरिया माना आपने A1, क्या माना A1, और इस किनारे का एरिया क्या मानोगे आप लोग, A2 मान लोगे। यहां तक संतुष्ट है? वेरी गुड। अब देखिएगा गौर से, यहां पर प्रेशर है तुम्हारा P1 और यहां पर प्रेशर है P2। ये प्रेशर उसको प्रवेश कराने में मदद करेगा और ये प्रेशर उसको रोकना चाहता है। फिर भी लिक्विड यहाँ से वहाँ बाहर निकलता है, तो प्रेशर के कारण जो वर्क डन होगा उसको निकालेंगे भी हम लोग। तो P2 प्रेशर यहाँ पर है, V वेलोसिटी से V2 वेलोसिटी निकल रहा है, एरिया A2 है। अब देखिएगा एक छोटा सा चीज हम लोग सोचते हैं। आइए, रेडी हैं आप लोग? तो रेडी हैं तो आप जरा सा हमको ये बताओ, यहाँ से द्रव चल के यहाँ तक आया होगा, यहाँ तक आया होगा, तो इतना बड़ा नली बना होगा कि नहीं बना? तो इतना बड़ा नली के आकार में कुछ तो लिक्विड आया होगा। तो ये लंबाई मान लो डेल्टा L लंबाई है, कितना है, डेल्टा L1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे। और इस लिक्विड को फ्लो करने में टाइम लगा होगा कितना, डेल्टा T टाइम में लिक्विड इतना फ्लो किया होगा, ऐसा कल्पना कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो द्रव का आयतन होगा उतना ही आयतन का द्रव बाहर निकलेगा कि कम और अधिक। तो सर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये इतना सा लिक्विड है, इसकी लंबाई मान लेते हैं डेल्टा L2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम लोग वहाँ पर, डेल्टा L2 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा गौर से, यहाँ पर डेल्टा L2 लंबाई मान लेते हैं इसको। और ये भी यहाँ से यहाँ तक आने में लिक्विड को डेल्टा T टाइम लगता है। तो इस लिक्विड का वॉल्यूम और यहाँ पर लिक्विड का वॉल्यूम दोनों जगह आपस में क्या होगा, सेम होगा। मतलब हम लोग यहाँ कह सकते हैं A1 इंटू डेल्टा L1 इज इक्वल टू A2 इंटू डेल्टा L2, दोनों बराबर होगा, दोनों हो जाएगा वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, भी वॉल्यूम हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या फ्लूइड इन डेल्टा T टाइम। डेल्टा T टाइम में जितना लिक्विड प्रवेश करेगा जितने आयतन का, उतने आयतन का बाहर भी निकलेगा कि नहीं। इसीलिए इस सिरे पर डेल्टा T टाइम में लिक्विड जो प्रवेश किया उसका वॉल्यूम यदि भी लिखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा T में जो बाहर निकलेगा उसका वॉल्यूम क्या मानेंगे, भी मानेंगे। दोनों जगह वॉल्यूम समान होगा। तो गौर से देखिए, यहाँ पर लंबाई छोटा ली है लेकिन चौड़ाई अधिक है कि नहीं। यहाँ चौड़ाई कम है तो लंबाई अधिक दिखाए हैं कि नहीं। हाँ, यही सब छोटे छोटे कॉमन सेंस है। इन्हें खाली दिखाइए का नहीं दिखाई दिए, वहाँ लंबाई छोटा दिखाना है या लंबाई बड़ा दिखाना है, क्योंकि वॉल्यूम वहाँ सेम होगा। इतना सब बात हम लोग समझ के अब आगे बढ़ना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस नली में प्रेशर के अंतर के कारण वर्क कितना होगा। तो ध्यान देना, इस सिरे पर प्रेशर के बारे में बोलेंगे तो प्रेशर हो गया P1 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा कितना, V में घटा देंगे उस सिरे पर जो प्रेशर होगा P2 वॉल्यूम होगा V, ये वर्क डन हो जाएगा। दोनों सिरे पर प्रेशर का जो अंतर है, दाब ऊर्जा का जो अंतर है, वह किए गए कार्य के बराबर होगा। तो प्रेशर के कारण किया गया कार्य दाब ऊर्जा का अंतर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका P1 माइनस P2 इंटू हम लोग क्या कर देंगे, V। अब V1 V2 नहीं लिखेंगे, बात समझ में आया क्या, क्यों नहीं समझ में आया। डेल्टा T टाइम में जितना लिक्विड का आयतन प्रवेश करेगा उतना लिक्विड का आयतन वहाँ बाहर निकलेगा। तो इसलिए वॉल्यूम दोनों समय क्या लेंगे, सेम। V1 V2 नहीं लेंगे वहाँ पर, राइट, यस। चलिए, एक काम हम लोग कंप्लीट किए, अब दूसरा काम इसमें करना है।
दूसरा काम इसमें हम बच्चों को सोचना क्या है, ध्यान दीजिएगा गौर से। दूसरा चीज इसमें हम लोगों को सोचने के लिए पास में है, ग्रेविटी के कारण किया गया कार्य। तो पोटेंशियल एनर्जी, मान लो कि छत पर कोई वस्तु रखा हुआ है और जमीन से 36 तल से छत की ऊंचाई है h, तो यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, mgh होगा कि नहीं। तो सर h1 हाइट पर जो लिक्विड है उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh1। हाइट क्या लिखे हैं, h1, mgh1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, mgh2। जितना मास प्रवेश करेगा उतना मास बाहर भी निकलेगा। m1 n2 भी नहीं करेंगे, वॉल्यूम सेम होगा, मास भी सेम होगा। तो जैसे v1 v2 नहीं किया इसलिए तो m1 m2 नहीं लिखेंगे, मास दोनों जगह क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स के कारण, ग्रेविटी फोर्स हिंदी क्या होता है, गुरुत्व बल के कारण वर्क कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कहोगे दोनों बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी में अंतर, तो पोटेंशियल एनर्जी में अंतर कितना हो जाएगा, mgh2 माइनस mgh1। अधिक हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी अधिक है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है। कुछ समझ में आया, हाँ सर बुझ लिया है, लेकिन यहाँ आगे माइनस देना होगा, यही लफड़ा है, समझना होगा खाली गौर से। हम बोलते हैं अभी समझ जाइएगा तुरंत। देख लिया कि मैंने सबसे आगे में क्या दे दिया, माइनस दे दिया। सर क्या कारण हो सकता है, कारण क्या होगा गौर से समझिएगा। कारण होगा कि ग्रेविटी फोर्स उसको नीचे खींचना चाहता है, लेकिन ये फ्लूइड चल रहा है कहाँ, ऊपर। तो ग्रेविटी फोर्स के विरुद्ध हुआ कि ग्रेविटी फोर्स के दिशा में हुआ, विरुद्ध हुआ। तो ग्रेविटी फोर्स के विरुद्ध काम हो रहा है, इसलिए हमारा वर्क डन क्या होगा, निगेटिव। वर्क डन क्या होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं निगेटिव साइन दर्शाता है वर्क डन ग्रेविटी फोर्स के दिशा में हो रहा है, विपरीत होता है, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट विपरीत हो रहा है। वेरी गुड। तो प्रेशर के कारण जो यहाँ पर वर्क हो गया, मान लेंगे W1, और इसके कारण जो वर्क होगा उसको मान लो W2। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, कुल कार्य, प्रेशर के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण जो वर्क हो रहा है यहाँ पर, उस वर्क को हम लोग कह देंगे, यहाँ पर दोनों को जोड़ के टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे। और एक चीज और सुनेंगे गौर से, हम लोग गतिज ऊर्जा में अंतर निकालना चाहेंगे। क्या निकालना चाहेंगे, गतिज ऊर्जा में अंतर निकालना चाहेंगे। यहाँ पर गतिज ऊर्जा कितना होगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर v2 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी v1 स्क्वायर। अब देखना गौर से, अंतिम गतिज ऊर्जा यहाँ पर होगा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यहाँ होगा। तो गतिज ऊर्जा का अंतर निकालने कहेंगे, गतिज ऊर्जा का अंतर। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा यदि E2 से डिनोट करेंगे, यहाँ पर यदि E1 से डिनोट करेंगे, तो E2 माइनस E1, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो चलिए अब हमारा पन्ना भर गया है।
आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, आज से आपका 12th क्लास शुरू हो गया है 2023 एग्ज़ाम के लिए। सुबह का समय दिए हैं, सुबह 7 बजे हिंदी मीडियम के लिए एक बैच शुरू हो गया है, और उसके बाद एक बैच शुरू करेंगे सुबह 6 बजे, फिर सेकेंड टाइम शुरू करेंगे शाम में 3 बजे और शाम में 4 बजे। तो 4 बजे और सुबह 6 बजे ये आपका इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी होगा। हाँ, सुबह 6 बजे और शाम में 4 बजे इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम कॉमन मीडियम रहेगा, और सुबह 7 बजे और शाम में 3 बजे ये हिंदी मीडियम रहेगा। 2 बैच सुबह मॉर्निंग में, 2 बैच शाम में आपका ये बैच रहेगा। आप लोग उसको ध्यान देंगे गौर से, जो भी बच्चे हैं उनको समझना है। ये आपका उर्दू बाज़ार सेंटर के लिए बोला गया, SM कॉलेज रोड के लिए सेंटर के लिए अभी टाइम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और उम्मीद है उस इलाके का थोड़ा सा माहौल अलग है। वहाँ पर सारे बच्चे अभी कंप्लीट रूप से 11th पर फोकस हैं। उस इलाके में 12th का कोई चर्चा अभी है भी नहीं, कोई टीचर नहीं, सभी टीचर जनवरी में शुरू करेंगे। अभी फुल मूड लगा के 11th की पढ़ाई हो रही है। लेकिन चूँकि इस यूनिवर्सिटी इलाका में, उर्दू बाज़ार इलाका में बहुत जल्दी 11th का ख़त्म हो, जब माहौल बन ख़त्म होके 12th का माहौल बन जाता है, तो मजबूरी में भी हम लोग को बैच देना पड़ता है। नहीं तो अभी किसी भी पक्ष में हम 12th देने के मूड में नहीं थे। स्टूडेंट और टीचर सब लोग हल्ला कर रहा है 12 12 12, 11 जो कर दिए छोड़िए, अब 12th में आइए, माहौल बन जाता है इसलिए। लेकिन हम लोग का जितना भी पुराने टीचर्स हैं उनकी ये साइकोलॉजी है कि नहीं, पहले 11th खूब अच्छा से पढ़ लो। हम लोग पहले यही करते थे, लेकिन चाहे जनवरी ख़त्म हो जाए क्यों नहीं, 11 कंप्लीट ख़त्म करके तब 12 शुरू होता था। लेकिन अब तो बच्चा भी वही चाहता है, और जितने भी आज के यंगस्टर टीचर लोग तैयार हुए शहर में, वो लोग भी सब चाहता है कितना ज़्यादा बच्चा को ठग के बुड़बक बनाया जाए। तो मजबूरी है, हम लोग को भी अपने पद से डिगना पड़ जाता है कि रोजी रोटी का बात है। बच्चा इंतजार नहीं करता है, वो जिधर माहौल बना उधरे पर चल गया, कुछ पता नहीं 12th हो गलो रे 11 जी, होलो होलो छोड़, चल अब 12th पढ़बो। इसलिए मजबूरी में हम लोग को बैच देना पड़ा दिसंबर में, नहीं तो किसी भी हालत में, खास करके मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ कि दिसंबर में 12th बैच दिया जाए, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है। जनवरी से लेके नवंबर तक 11 महीना का टाइम है, और 11 महीना में मैक्सिमम 2 महीना छुट्टी काट लीजिए, तो 9 सब तरह का मिला जुला के सब छुट्टी, हर तरह का छुट्टी पर त्योहार अगला बड़ा मिला के 9th मंथ कंटिन्यू पढ़ाई हो जाए, 12th का सिलेबस फूस फास बहुत सफिशिएंट है। लेकिन माहौल बन जाता है। हाँ, ये भी सच्चाई है, ये भी देखा गया कि ये दिसंबर महीना में शुरू तो होता है, लेकिन ऐसे टाइम पास हो जाता है, जनवरी आ जाता है। ढंग से सिलेबस जनवरी में ही शुरू होता है। यहाँ पर है जितना जल्दी छेक लो बच्चा को, छेकी पैसवा ले ले कहानी खत्म। तो बच्चा भी उसी लायक है, तो मास्टर साहब भी करते हैं वैसने करते हैं, बच्चा भी उसी मूड में है। चलिए अब हम आगे बढ़े, हो गया लिखा हुआ। हाँ, अब इसको आगे बढ़ावे। अब देखिएगा यहाँ पर बात होगी काइनेटिक एनर्जी की। क्या बात होगी? गतिज ऊर्जा, नली के दोनों सिरे पर गतिज ऊर्जा का अंतर। नली के प्रवाह नली के दोनों सिरों पर गतिज ऊर्जा में अंतर, गतिज ऊर्जा में अंतर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 2 ends ऑफ ए ट्यूब। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी between 2 ends of a tube
नली के दो सिरों पर गतिज ऊर्जा का अंतर, तो हम लोग कहेंगे सर ई के या E2 लिख देते हैं, डर समझ जाइएगा आप लोग, E2 माइनस E1, तो सर हो जाएगा यहाँ पर हाफ एम V1 स्क्वायर, सॉरी V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। फाइनल इंड है, ऊपर में था वहाँ पर था हाफ एम V2 स्क्वायर, अंतिम बिंदु पर गतिज ऊर्जा घटाओ, प्रारंभिक बिंदु पर गतिज ऊर्जा को माइनस कर दिया, गतिज ऊर्जा में चेंज हो गया। अब देखिए गौर से, हम बच्चों के पास एक थ्योरम होता है जो हम लोग सुनेंगे गौर से, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है उसको लिखते हुए मैं आपको बताऊंगा, आप उसको गंभीर से सुनिएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम हिंदी में कहता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम प्यारे प्यारे बच्चों कब पाएंगे यहाँ पर टोटल वर्क डन, ध्यान देना गौर से, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलेंगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद कर लीजिए जल्दी से, वर्क एनर्जी थ्योरम पूछेगा तो क्या बोलिएगा? टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कुल किया गया कुल कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, इसी को कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो टोटल एनर्जी प्रेशर के कारण एनर्जी था P1 माइनस P2 इंटू भी, ये था प्रेशर के कारण एनर्जी वर्क, प्लस ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हुआ था वो था तुम्हारा यहाँ पर माइनस एम जी ब्रैकेट में था H2 माइनस H1। ये टोटल वर्क डन हो गया, यहाँ से सबको जोड़ दिए और तब बराबर कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा? हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। अब उसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, सब ब्रैकेट तोड़ दीजिएगा, तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो P1 इंटू भी माइनस P2 इंटू भी माइनस प्लस माइनस MgH2 माइनस माइनस प्लस MgH1 बराबर हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। यहाँ पर गौर से देखिएगा एक चीज, जितना भी 1 वाला टर्म है सबको लेफ्ट साइड ले आइए और सब 2 वाला को राइट साइड कर दीजिए। तो आप लोग बोलिए, तो मैं लिखता हूँ तो क्या क्या होना चाहिए? P1 इंटू भी अपने जगह पर रहेगा, प्लस MgH1 अपने जगह पर रहेगा, वहाँ से इधर आ जाएगा तो प्लस हाफ एम V1 स्क्वायर होगा। अब बाकी को 2 वाले को राइट साइड लेके चले जाओ, तो राइट साइड लेके जाएंगे तो सर हो जाएगा P2 प्लस MgH2 प्लस हाफ एम V2 स्क्वायर। गौर से देखिए, तो नली के पहला सिरा पर इस तीनों का जोड़, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में P1 भी, राइट साइड में P2 भी, इधर MgH1 उधर MgH2, इधर हाफ एम V1 स्क्वायर हाफ एम V2 स्क्वायर। गौर करके देखिएगा, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, 1 1 1 1 का मतलब पहला सिरा पर ये तीनों का जोड़,
और ये वाला बता रहा है दूसरे सिरे पर तीनों का जोड़ आपस में क्या है। इसका मतलब हुआ नली का फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पर अनुप्रस्थ काट पर तीनों का जोड़ बरा और नली के दूसरे अनुप्रस्थ काट पर दोनों का जोड़ तीनों का जोड़ बराबर है। इसका मतलब हो गया सर कि नली के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर नली के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर किसी भी अनुप्रस्थ काट पर पूछेंगे इस तीनों का जोड़ का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक सिरे पर यदि 10 वैल्यू है तो दूसरे सिरे पर भी 10, तो बीच में कोई सिरा चुनेंगे तो प्रत्येक सिरे पर 10 10 10 10 10 10 होगा। इसका मतलब यहाँ क्लियर हो गया कि नली के किसी भी सिरे पर तीनों का जोड़ का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग अब एक लाइन भाषा में लिख देंगे, मेरा काम समाप्त हो जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा। अर्थात मैं आराम से कहूँगा, इस लाइन से स्पष्ट हुआ P इंटू भी प्लस एम जी H1 या H खाली कर दो, P इंटू भी प्लस एम जी एच प्लस हाफ एम भी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। भी वॉल्यूम था तो इतना निकला। अब मैं कहूँगा यूनिट वॉल्यूम के लिए, किसके लिए, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम के लिए जब करेंगे तो वॉल्यूम से भाग करना चाहिए कि नहीं, तो वॉल्यूम से भाग कर दीजिएगा तो हम लोग का हो जाएगा P इंटू भी बाय भी प्लस एम जी एच बाय भी प्लस हाफ एम भी स्क्वायर बाय भी बराबर कांस्टेंट में कुछ भाग दो कि गुना करो, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी कैंसिल हो गया तो हो गया कौन सी P प्लस एम बाय भी बराबर क्या हो गया रो जी एच प्लस एम बाय भी यहाँ हो जाएगा रो। तो बर्नौली साहब का थ्योरम प्रूफ हो जाता है। इस लाइन के आधार पर ढेर सारे प्रश्न हमारे पास हैं, ढेर सारे लॉजिक है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, क्यों कैसे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसको एक्सप्लेन करना है अगले क्लास में। आज थ्योरम प्रूफ हो गया, अब इसका अप्लाई करेंगे। ये थ्योरम का अप्लाई कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अगले क्लास में देखेंगे। भूलिए मत देखने के लिए, जो भी बच्चा देखते हैं एक बार लाइक कीजिए कीजिए। हैं आप सारे बच्चे जो भी ऑफलाइन पढ़ते हैं एक बार चैनल खोल के 5 मिनट देख के लाइक कर दिया कीजिए रोज रोज। हाँ बदमाशी ना, कमेंट भी कीजिए, वेरी गुड क्लास, वेरी नाइस क्लास। कमेंट जानता है करने के लिए सबको, तो कहाँ करते हैं आप लोग, खाली जो है ना अपने में मस्ती में चूर रहते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने गांव घर में दोस्तों को बताइए 12th का क्लास शुरू हो रहा है। ऑनलाइन भी क्लास होगा 12th का, जो भी बच्चे गांव घर में हैं वो हमसे कनेक्शन बनाइए, कांटेक्ट कीजिए, उसको ऑनलाइन भी क्लास देंगे पूरे सिलेबस का। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।